Hello students. So in the last lecture we have already discussed about the classification of plant kingdom. We have classified plant kingdom into two classes, that is क्रिप्टोगेमी एंड फेनोरोगेमी. तो कोई बताएगा क्रिप्टोगेमी और फेनोरोगेमी में डिफरेंस क्या है? रघुवीर आप बताओगे. क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन छुपे हुए होते हैं. तो इसमें अपन किस किस फाइलम्स को, किस किस क्लासेस को इंक्लूड करते हैं, ये मोनिका बताएगी. क्रिप्टोगेमी में अपन कौन से क्लासेस को लेते हैं? जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो क्लासेस का नाम बताओ, ऐसे कौन कौन से हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं? एग्जैक्टली, एल्गी. वेरी गुड. Algae, Bryophyta and Pteridophyta. These three classes cannot form seeds. Algae, Bryo and Pterido. फेनेरोगेमी, लक्ष्य आप बताओ, फेनेरोगेमी को कौन कौन सी क्लासेस को लिया जाता है फेनेरोगेमी में? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नो एंड एंजियो. तो आज जो अपना लेक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आज जो अपना लेक्चर है वो आपके एनसीईआरटी के थर्ड लेसन दैट इज प्लांट किंगडम, उसकी फर्स्ट के जो एक पेज है उसमें ये दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अपन लास्ट क्लास में बखूबी डिस्कस कर चुके हैं. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय लिनियस एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. फाइलोजेनेटिक दैट वाज गिवन बाय तख्ताजन. फाइन. और न्यूमेरिकल, कीमोटैक्सोनॉमी एंड साइटोटैक्सोनॉमी, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है. तो आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है एल्गी. अब जो अपकमिंग अपने चैप्टर्स होने वाले हैं, अपकमिंग अपने सेशंस होने वाले हैं, उसका ओवरव्यू अभी देख लो कि अपकमिंग जो अपना होगा आज का पूरा अपना जाएगा एल्गी में. उसके बाद नेक्स्ट ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो. अब इनमें से आप बता सकते हो जो हायर प्लांट्स है वो कौन से हैं? इन पांचों क्लासेस में से बता सकते हो जो अपना हायर प्लांट्स है वो किस में आता है? जो अपन घर से बाहर देखते हैं, पेड़ पौधे, पीपल, बरगद, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब किस में, कौन से क्लास में आते हैं? प्लीज स्पीक लाउडली. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. हमेशा जब अपन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपन लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हैं. तो कोई पूछ ले आपको कि उच्च पादप का मतलब क्या होता है? उच्च श्रेणी पादप, हायर प्लांट्स. व्हाट डू यू मीन बाय हायर प्लांट्स? तो हायर प्लांट्स में अपन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को लेते हैं. फाइन. तो आज अपने सेशन की शुरुआत होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी. शैवाल की विशेषताओं से क्लास शुरुआत होती है. चलो स्टार्ट करते हैं. मैं बार बार एल्गी बोलूंगी तो हिंदी मीडियम समझ लें कि मैं शैवाल की बात कर रही हूं. फाइन. तो पहला अपना आता है एल्गी. अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रही हूं जो आप भी साथ के साथ नोट करते जाओ. ठीक है. तो पहला अपना पॉइंट होता है एल्गी क्या होती है? एल्गी होती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ हो, पॉजिटिव लिखा है मैंने ब्रैकेट में, इसका मतलब प्रेजेंट होना. अगर मैं नेगेटिव लिखती इसका मतलब एब्सेंट होना. फाइन. चलो, तो अपनी अब शुरुआत होती है कि एल्गी होता क्या है. एल्गी हमने पहले भी बात की है. एल्गी पुष्कर लेक जाओ, आना सागर लेक जाओ, सब में एक ग्रीन ग्रीन दिखता है जो काई बोल देते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, वो ही है एल्गी.
आज उसी की स्टडी करने वाले हैं, तो उसी को दिमाग में लेके चलना कि आज अपन किसकी बात कर रहे हैं, आज अपन काई की बात कर रहे हैं। पूरा लेक्चर इज डिवोटेड टू एल्गी। ओके, तो एल्गी में पहला आता है कि ये किस क्लोरोफिल बियरिंग होती है, सिंपल होती है, थैलोइड, मतलब जो स्ट्रक्चर जो होती है इसकी बाहरी बनावट, जो स्ट्रक्चर जो बाहर से अपन अपीयरेंस है, ये सिंपल और थैलोइड सिंपल होती है। अब सिंपल क्यों होती है? क्योंकि अभी तक हमने रूट, तना और पत्ती की बात नहीं करी है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तब जाके रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगी। अभी वो चीजें नहीं डेवलप हुई है, तो ये एक तरह से थैलीनुमा संरचना है। शुरुआत में पहले एनसीईआरटी जब नहीं आती थी ना आपके, उस टाइम पर राजस्थान बोर्ड चलता था, तो राजस्थान बोर्ड की किताबों में एल्गी को हम पढ़ते थे थैलोफाइटा किंगडम में। थैलोफाइटा मतलब थैलीनुमा संरचना रखने वाला किंगडम, उसमें हम एल्गी पढ़ते थे। तो यहां पे लिख लो थैलोइड, सिंपल एंड थैलोइड स्ट्रक्चर। फाइन। अब थर्ड नंबर है कि ये मिलती कहाँ है। ये मिलती अपन को, ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर आपको बोला है कि अपन आज आना सागर पुष्कर लेक में मिलने वाले काई की बात कर रहे हैं, तो कहाँ मिलेगी? एक्वेटिक है। एक्वेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलीय प्राणी, एक्वेटिक। ठीक है, तो ये पानी में मिलेगी। अब पानी कैसा हो सकता है? पानी सॉल्टी भी हो सकता है, पानी छिलछिला मतलब ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, पानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेश एक्वेटिक, क्या? मरीन समुद्री पानी, मरीन वाटर। देखो, फ्रेश मतलब फ्रेश सिंपल सादा पानी, मरीन मतलब समुद्री पानी, और ब्रैकिश मतलब छिलछिला पानी, जो दिखने में हमें वाइट ना लगे, ट्रांसपेरेंट ना लगे, धुंधला लगे, दैट इज ब्रैकिश वाटर। तो ये हर तरीके के पानी में मिलती है। फाइन, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसके मिलने का यही रीजन होता है। अब नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है कि ये इनकी जो संरचना है, मतलब बाहरी देखने में ये जैसे लगते हैं, उनमें भी बहुत तरह की पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता। बहुरूपता मतलब एक रूप से ज्यादा रूप में मिलना। फाइन, तो बहुरूपता का मतलब कि ये किस किस अवस्था में मिल सकती है। तो पहला आता है कि ये मेनली जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखने में ही दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगी। तो माइक्रोस्कोपिक, अब मैं जो लिखा रही हूँ ना पॉइंट्स, वो आपके मेडिकल में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, इनको इंपॉर्टेंट लिख के लिखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, फिर लिखना माइक्रोस्कोपिक। अब मैं एग्जाम्पल्स लिखा रही हूँ। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है अपना माइक्रोस्कोपिक एल्गी। That is Chlamydomonas. Chlamydomonas. Second that is कॉलोनी बना के जो रहती है, that is Volvox. ठीक है, और तीसरा आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस कौन सी होती है? फिलामेंटस होती है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अब मैं बोलना चाह रही हूं कि आपके एग्जाम में, जो मेडिकल का एग्जाम है, उसमें आपका ये जो मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिखा है ना, इनको कई तरह से घुमा के पूछ लिया जाता है। कॉलोनी समझ रहे हो? कॉलोनी, ये जो वॉल्वॉक्स है ना बच्चा, ये वॉल्वॉक्स है ना, इसकी संरचना ऐसी होती है, गोल 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 गोल। तो ये एक गोल लाइन में नहीं रह के ये पूरी कॉलोनी बना के रखता है, इसलिए इसको कॉलोनी बोलते हैं।
तो हमेशा दिमाग में रखना वॉल्वॉक्स मतलब गोला, गोला हमेशा कॉलोनी में रहेगा। ये तरीके होते हैं याद करने के। जैसे मैं दिखाती हूं आपको, ये आपका पेज है, हाँ, तो इसमें ये पहला जो गोला दिख रहा है ना, गोला, यही है अपना वॉल्वॉक्स, यही है वॉल्वॉक्स। दूसरा दिख रहा है जिसके 2 फ्लैजिला निकले हुए हैं, ये अपना क्लेमाइडोमोनास है। और जो तीसरा झाड़ी के समान दिख रहा है, इसको कारा है। ये तीनों ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। ग्रीन एल्गी मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, जो सबसे पहले विकसित होने वाली एल्गी है, वो उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैसिव मतलब जो बहुत बड़ी दिखाई देती है आकार में, जैसे मतलब लगेगा अपन को कि ये क्या ट्री है, ये क्या पेड़ है। 100 मीटर का तो पेड़ ही होता है, बड़ा होता है ना, 100 मीटर तो काफी बड़ा होता है, लगेगा कि बाहर से देखने में, लेकिन उसमें किसी भी तरह का जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, तो अपन उसको ट्री ना बोल के एल्गी ही बोलेंगे। हाँ, आकार में बड़ा है लेकिन ट्री जैसी कोई संरचना नहीं है उसके अंदर। तो एक एग्जाम्पल जो और आता है वो आता है मैसिव मतलब महाकाय। मैसिव का एग्जाम्पल है केल्प, KELP, फाइन, ये मैसिव का एग्जाम्पल है। अब आता है कि एल्गी अपने अंदर रिप्रोडक्शन कैसे प्रेजेंट करती है। एक ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन होता ही होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक एल्गी से दूसरे एल्गी बन कैसे पाएगी, इनकी कम्युनिटी आगे डेवलप कैसे हो पाएगी। फाइन, थैंक यू सर। तो बात ये है कि रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, व्हाट इज द मोड फाउंड इन एल्गी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मोड होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का पहले भी मैंने आपको एक तरीका, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है मोनिका, टुकड़ा, तोड़ना। शी इज वेरी अवेयर गर्ल। हमेशा मैं जो मैंने पूछती हूँ ना, इसके पास आंसर होता है उसका, और आप दोनों के पास नहीं होता है। पूछूंगी मैं, वो दोनों के पास आंसर होना चाहिए। फाइन, चलो। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अमीबा को अपन अगर 4 तरीके में भी बांट दे, तोड़ दे, तब चाकू से तोड़ दे, फिर भी वो चारों अलग अलग अपना गुजारा कर लेंगे, अलग अलग 4 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, उसका मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो पहला अपना जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। और आप अगर फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में लिखना चाहते हो बच्चा, तो विखंडन बोलते हैं उसको, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रो जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फाइन। अब और कौन से मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के? वेजिटेटिव तो मैंने बोल दिया, और कौन से मोड होते हैं? देख के बता दो। सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सही बात है, बताती हूं मैं भी। बाय फ्रेगमेंटेशन हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर दूसरे 2 टाइप्स क्या नाम लिए अभी रघुवीर ने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला लिखेंगे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को हिंदी में अपन एलैंगिक बोलते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चा, किसकी वजह से होगा? एक तरह के बीजाणु, एक तरह के स्पोर्स बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पेश करने के लिए। उन स्पोर्स को बोलेंगे जू स्पोर्स। आप बस एनसीईआरटी को साइड में रखो, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मैं एनसीईआरटी इसलिए बुलाती हूं कि जब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ ना, मेरी एनसीईआरटी देखो ये है, तब आप उसमें आंख डालो कि हाँ मैम ये पढ़ा रही है, फाइन। लेकिन आपके हाथ में होनी चाहिए एनसीईआरटी। लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूं तो देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जूस्पोर, ठीक।
ज़ूस्पोर मतलब चल बीजाणु। फाइन। अब अपनी जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो बच्चा आप अपना बता सकते हो आइसोगेमस को हिंदी में क्या लिख रखा है? समयुग्मकी दिख रखा है शायद, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, है ना? हाँ मैं सही हूं, देखना। तो पहला अपना टाइप होता है वो होता है आइसोगेमस। सही है मोनिका? आप साथ साथ में मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, उनको तो इंग्लिश में मैं पढ़ा रही हूं, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि आप यहां देखो वहां देखो। फाइन। आइसोगेमस जिसको समयुग्मकी बोलते हैं, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। देखो जैसे मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताई क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास मैंने ये बताया था कि क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर ये होती है, ये दोनों एक जैसे हैं, ऊपर देखो ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे दिखने वाले आकार की वाले दो एल्गी के बीच में अगर क्रॉस होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमस। ठीक है। और ये देखो ये बड़ा, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? एक बड़ा एक छोटा है। फाइन। तो ये हुआ एनाइसोगेमस, असमयुग्मकी। आइसोगेमस मतलब दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों एक जैसे हो, एक स्पीशीज के हो। एनाइसोगेमस मतलब एक बड़ा हो एक छोटा हो, मतलब दोनों में विषमता हो, तो ये होता है एनाइसोगेमस। अब आइसोगेमस और एनाइसोगेमस दोनों के एग्जाम्पल याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपका जो एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल बताऊंगी। एनसीईआरटी में मेंशन है, पहला एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, और इधर शायद स्पाइरोगायरा है। यस, स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। अब ये है कि ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है। क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर मैंने अभी भी बनाई थी ना आपके सामने, ये तो इसमें फ्लैजिला उपस्थित है। फ्लैजिला इसके गति करने में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो इसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट होती है फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला है। तो ये बताओ आप, ये गति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये मोटाइल है कि नहीं है? मोटाइल मतलब चल बीजाणु, चल है कि अचल है? ये चल है, इसलिए इसको बोलेंगे चल। चल मतलब मोटाइल। फाइन। अब इसका उल्टा स्पाइरोगायरा में होगा। स्पाइरोगायरा में फ्लैजिला नहीं होते हैं, तो मतलब इसको अपन बोल सकते हैं नॉन फ्लैजिलेट। फ्लैजिला को शायद कशाबिका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखना आप, कशाबिका लिख लेना आप। कशाबिका इसमें है, इसमें नहीं है, और ये नॉन मोटाइल होगा। आई बात समझ में? मेरा बोलना था आइसोगेमस जो होता है उसके दो टाइप होते हैं। आइसोगेमस मतलब दो आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाले एल्गी के बीच में क्रॉस होना। तो दो एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला एग्जाम्पल है अपना क्लेमाइडोमोनास, दूसरा अपना एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला मतलब कशाबिका होती है। कशाबिका रिस्पॉन्सिबल होती है उसके मूव करने के लिए, चलने के लिए। तो हमेशा बच्चा देखो दिमाग में ना पिक्चर बनाया करो, क्योंकि बॉटनी है हमेशा इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करती है, आप कितना अच्छा इमेजिन कर पा रहे हो। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाने का कारण यही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं क्यों बनाऊं? मैंने इसलिए बनाई है कि आप क्लेमाइडोमोनास को सोचो, एक ये थैली ऊपर दो निकले हुए,
वो दो निकले हुए जो है वो क्या है, वो है फ्लेजिला। वो क्या करेंगे, वो उसको मूव कराएंगे, चलने में हेल्प कराएंगे उसको। तो चलने में हेल्प कराएंगे इसका मतलब वो मोटाइल है, चल है, ठीक है। तो ये चल बीजाणु का प्रकार ये हो गया। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा ना हमने शक्ल सूरत देखी, ना हमने उसका चित्र देखा, तो हमें नहीं पता, तो वो ना तो उसमें फ्लेजिला होंगे ना वो मोटाइल होगा, बस बात खत्म, फाइन। लेकिन दिमाग में रखना है कि हमने इन दो के बारे में पढ़ा है। तीसरा जो है वो एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस मैंने बताया था कि एक बड़ा हो और एक छोटा हो, दोनों विषम हो आकृति में, तो एनाइसोगेमस होता है। एनाइसोगेमस जो होता है वो उसका इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम्पल, फिर भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। क्लेमाइडोमोनास की कई, अब ऐसा नहीं कि क्लेमाइडोमोनास भी एक ही स्पीशीज होता है, हजारों स्पीशीज होती है, तो कई क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज में एनाइसोगेमस भी देखने को मिलता है। ऊगेमस, ऊगेमस में ये होता है कि ये जो फीमेल गेमिट, जो फीमेल जो बॉडी है जिसको स्त्री धानी बोल सकते हैं अपन, ये अचल होती है, आकार में बड़ी होती है। और जो मेल गेमिट होता है, नर युग्मक होता है, वो छोटा होता है और ये मूव करके फीमेल तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये मूव करना इसका कहलाता है ऊगेमस। और ये ऊगेमस किस में मिलता है, ये मिलता है वॉल्वॉक्स में। वॉल्वॉक्स का क्या फीचर बताया था मैंने, वॉल्वॉक्स दिमाग में आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, गोला, गोला आना चाहिए, गोला, गोला से याद आना चाहिए। ऊगेमस भी क्या होता है, ऊगेमस में भी गोला होता है, गोले के पास नरयुग्मक चल के आता है। तो बस ऐसे ही लिंक करना है, मैम ने भी ऐसे याद कर रखा है, आप भी ऐसे याद करो, क्विकली चीजें याद होती है। क्योंकि देखो एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि नोट्स बनाओ दिखाओ, वो बस आपसे चाहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चा सही कर दे एक क्वेश्चन। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे याद करके लेके जाते हो, फाइन। तो ऐसे ट्रिक से याद किया करो, ठीक है। तो ये मिटा दूं मैं, लिख लिया, लिख लिया, लिख। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवाती हूं आपको, जो अभी लिख लेना। मैं ये चीज ब्रायोफाइटा में पूछूंगी आपसे जब ब्रायोफाइटा पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या बताऊं, ऊगेमस, ऊगेमस वापस बताऊं। ऊगेमस में ये होता है कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन, आइसोगेमस में क्या बात की अपन ने कि एक क्लेमाइडोमोनास है, दूसरा क्लेमाइडोमोनास है, तो ऑब्वियसली एक उसमें मेल होगा, एक दूसरा फीमेल होगा, तभी दोनों में जाके फ्यूजन होगा, ठीक है। तो वही बात इसमें हो रही है कि एक मेल जो होगा वो बड़ा होगा, फीमेल जो होगी छोटी होगी, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन फाइनली क्या कर रहे हैं, फाइनली मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज कर रहे हैं, तभी रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऊगेमस में ये होता है कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल गेमिट है, वो ये ऐसे गोला बना के रहती है, जिसको अपन इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, हाँ, वन लार्ज नॉन मोटाइल। मतलब यहाँ पे दोनों की बात हो रही थी, दोनों के फ्लैजिला थे, तो दोनों मूव कर रहे थे। यहाँ पे जो होगी वो एक जगह बैठी भी रहेगी, ये कहीं से नहीं हिलेगी, और ये फीमेल पार्ट होगा, और जो मेल होगा वो पानी में तैरते हुए फीमेल तक जाएगा, ठीक है। तो ये वो गोले वाली बात बोली थी, वॉल्वॉक्स में पाई जाती है। अब आज जो मैं बताना चाह रही हूं वो है एल्गी और ब्रायोफाइटा। एल्गी और बायोफाइटा, इनमें सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। जो एल्गी में मिलने वाले सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर है और नॉन जैकेटेड है, लेना तुम लिख लेना, एक कोशिकीय और जैकेट रहित, ठीक है। यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। और ब्रायोफाइटा में है वो है मल्टी सेलुलर जैकेटेड। देखो बात यह है कि हम काई को देखते हैं, ग्रीन दिखती है हमें, पानी में दिखती है,
तो उसमें बेचारे में ऑलरेडी ही ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपने आप को भी सबसे छुपा के रख सके। जैसे अपन देखते हैं गुलाब का पौधा देखते हैं, रोज प्लांट देखते हैं, हम देखते हैं कि उसकी जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी निकली हुई है, फिर उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है गुलाब का, उसका फ्लावर है। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गेमिट दोनों हैं जो फ्यूज करेंगे और नया प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्टेमन और कार्पल, पूधानी और स्त्रीधानी, किससे छुपे हुए हैं, वो पंखुड़ियों से छुपे हुए हैं ऐसे, ठीक है। एक तरह से उसको प्रोटेक्शन मिल गई ना, सुरक्षा। लेकिन वो मैं बात किसकी की, मैंने गुलाब की और गुलाब क्या है, हायर प्लांट है, उच्च पादप है, एंजियोस्पर्म में आता है। तो यहाँ पे बात ही यही हो रही है कि हम लोअर प्लांट से उच्च हायर प्लांट की तरफ मूव करेंगे। लोअर प्लांट जो एल्गी है, जो अपन को काई दिखती है लेक में, पुष्कर लेक में, उसमें ना कोई जड़ है, ना कोई तना है, ना कोई पत्ती है, उसकी बस स्ट्रक्चर है इस बोर्ड की तरह, सिंपल पड़ी है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, सिंपल पड़ी हुई है। तो उसमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या उसमें जैकेट है, उसमें किसी तरह का कोई भी आवरण नहीं है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ढकने के लिए, किसी तरह का कोई आवरण नहीं है, तो नॉन जैकेटेड बोल देंगे उसको अपन, ठीक है। और यूनिसेलुलर है, ऑब्वियस सी बात है कि एल्गी खुद ही यूनिसेलुलर होती है, तो उसके सेक्स ऑर्गन भी यूनिसेलुलर है। और सिंपल से कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ेंगे तभी तो चीजें मल्टीसेलुलर होती जाएगी, एक कोशिका से बहुकोशिका तभी तो बनती जाएगी, पहले तो हर चीज सिंगुलर ही होती है। तो बोलने का मतलब यही है। अब ब्रायोफाइटा मैंने इसलिए लिख दिया कि ब्रायो के बाद में जो मिलेंगे ना, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, वो तो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पता चल जाए इसलिए लिखा है मैंने साथ में। और ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको स्टार मार्क कर लेना। आई बात समझ में, सेक्स ऑर्गन जैकेटेड क्यों है क्यों नहीं है, उसका कारण पता चला। चलो अब अपना आता है जो एल्गी है उसका यूजेस क्या क्या है, क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन एल्गी को। यूजेस में आता है, सबसे पहले आप देखना कि मैंने ना इस लेसन की शुरुआत से पहले भी एक चीज़ बताई थी कि जो हमको लगता है कि वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, ये सब अपन पढ़ते हैं, बोर्ड लिखे हुए रहते हैं, क्या हम सीरियसली, हमें पता है कि क्या ये आसपास में जो अपन को जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, क्या सच में हम इन्हीं की वजह से जी रहे हैं? नहीं, अपने अर्थ की, अपने धरती की CO2 फिक्सेशन मतलब जो अपन CO2 रिलीज कर रहे हैं कोई भी, वो CO2 को बांधना और ऑक्सीजन को निकालना, ये काम तो सबसे ज्यादा एक्वाटिक एनिमल कर रहे हैं। एक्वाटिक एनिमल जो पानी के अंदर रह रहे हैं एनिमल, पानी के अंदर कौन रह रहा है फोटोसिंथेटिक, तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीन ही रह रहे हैं। यही है जो 60 से 70% CO2 फिक्सेशन का काम कर देते हैं। लेकिन ये जब दिखते नहीं है तो हम सोचते हैं हमें प्राणवायु हमारे पेड़ पौधे दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या इनके सामने 20% ही है, 20% ही है। इतना ज्यादा बड़ा फैला हुआ जाल है जो पानी के अंदर स्टैब्लिश है, जो वहीं से CO2 फिक्सेशन का काम करता है और अपने पूरे एटमॉस्फेयर में एक तरह से गैसेस का बैलेंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पहला यूसेज है इसका CO2 फिक्सेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है कि एडिबल का मतलब समझते हो बच्चा? रघुवीर, एडिबल का मतलब समझते हो? एडिबल मतलब नाम सुना है कभी पे? एडिबल लक्ष्य, एडिबल चीज का मतलब होता है जिसको हम खा सकें। अब अगर बिग बाजार, रिलायंस ट्रेंड, ये सब जगह जाएंगे ना, तो कोई चीज पे लिखा हुआ आ जाता है, कोई चीज अपन उठाते हैं, फिर समझ में आता है यार ये किस यूज में आती है, उस पर लिखा हुआ होता है दिस इज द एडिबल कंटेंट, इसको हम खा सकते हैं। कई चीजें देखने में नहीं समझ में आती ना, यार ये क्या है, ये लसलसा सी चीज है, फिर नीचे लिखा हुआ था एडिबल, अच्छा इसको भी खा सकते हैं।
कई चीजें ऐसी होती है। तो कई सारी एल्गी है जो खाने के लिए भी यूज आती है। अब उन एल्गी का नाम बताती हूं मैं, आप लिख लेना बेटा खाने योग्य। एडिबल का नाम है पोरफायरा, पोरफायरा सार्गसम लेमिनेरिया। ये 3 ऐसी एल्गी है जिनको हम खाने के तौर पे भी यूज करते हैं, खा भी सकते हैं इनको डायरेक्टली। बताई थी स्पाइरुलिना, वो यहां आएगी। वेरी गुड, स्पाइरुलिना बताई थी ना मैंने। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी थी, लेकिन यहां पे भी पढ़ेंगे अपन इसको बारे में। इसको अपन, ये एक तरह से एल्गी है, चाहे अपन ब्लू ग्रीन एल्गी में रखें, चाहे हम इसको ग्रीन एल्गी में रखें, लेकिन स्पाइरुलिना को भी खाया जाता है। और कहां पे खाते हैं लोग? स्पेस में। जब भी कल्पना चावला और ये सब जो बड़े बड़े अनुसंधानों में ऊपर जाते हैं ना, उपग्रहों में बैठ के, जहां, तो वहां पे कोई मठरी चाट पापड़ नहीं लेके जाते। वो कितने दिन लेके जाएंगे वहां पे? वो यही सब लेके जाते हैं, ये खाते हैं। अब ये खाने से सबसे पता है आपको सबसे अच्छी बात क्या है? जैसे अगर अपन ने मठरी खाई, रोटी सब्जी खाई, बिस्किट खाए, तो अपना शरीर क्या मांगेगा? पानी मांगेगा, मांगेगा पानी। अगर ये खाते हैं ना अपन, स्पाइरुलिना खाते हैं ना, तो अपन 10 दिन में पानी नहीं पिए तो भी जी सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है, क्योंकि ये पानी में ही उगती है। ठीक है, ये पानी में ही उगती है, इसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो ये कोई पानी नहीं मांगता है। इसलिए पता है, ये कल्पना चावला, ये जो स्पेस में जाते हैं, ये कोई पानी वानी थोड़ी लेके जाते हैं, बट टैंकर ऊपर लेके जा रहे हैं। नहीं, टैंकर नहीं लेके जाते हैं। और अपन बोलते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, और वो बिना पिए रहते हैं पानी 10-10 दिन। लेके जाते हैं, बोतलें वोतलें तो सब लेके जाते हैं, प्यास तो, लेकिन वो ऐसा खाना नहीं खा सकते जो पानी मांगता हो। देखना, आप याद देखना, हम भी कोई फास्ट करते हैं, फास्ट करते हैं, अगर अपन ने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, तो अपन पानी भी नहीं पी सकते। क्या पता है ना, थोड़ा सा इतना सा पानी पी लेंगे, फिर अपन छोड़ेंगे, यार कुछ खाया ही नहीं तो पानी की प्यास ही नहीं लग रही। वरना पेट भूखा रहता है तो पानी तो बहाना चाहिए ना अपन को, लेकिन पानी नहीं बहाता। क्यों नहीं बहाता? क्योंकि पानी हमेशा उतना ही पिया जाता है जितना आपका शरीर मांगता है खाना खाने के बाद, है ना, बस वही कारण है। तो स्पाइरुलिना इसने बताई थी ना, अभी स्पाइरुलिना भी लिख लो। बस ऐसे ही अवेयर होके पढ़ते जाओगे ना, तो ये सब शौक रह जाएंगे कि मैडम की क्लास में कितने अच्छे बच्चे बैठे और मैडम कितना अच्छा पढ़ा रही है बच्चों को। स्पाइरुलिना ये भी एडिबल होती है, खाने योग्य होती है। अब अपनी नई बात आती है हाइड्रोक्लोराइड, सीक्रेट हाइड्रोकोलाइड। अब ये हाइड्रोकोलाइड का मतलब होता है, हाइड्रोकोलाइड का मतलब होता है कि पानी को बाइंड करके रखना, पानी को बाइंड करके रखना, ऐसी चीजें उत्पादित करते हैं ये लोग, सीक्रेट करते हैं। अब कौन से सीक्रेट करते हैं मैं बताती हूं। एक का नाम है एल्जीन और दूसरा का नाम है कैरागिन। एक होता है एल्जीन, दूसरा होता है कैरागिन। एल्जीन जो है वो ब्राउन एल्गी में होता है, और जो ये कैरागिन है ये रेड एल्गी में होता है। अपन अभी पढ़ेंगे, अपन अभी 3 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी, इन तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी यही भी बता देती हूँ कि ये जो एल्गी जो होती है ये हाइड्रोकोलाइड्स भी सीक्रेट करती है। अभी हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं एक तरह से वो पानी को बांध के रखना, वाटर बॉन्डिंग सिस्टम होता है ये एल्जीन और कैरागिन। अब ये पता है अगार, अगार अगार का नाम सुना है? अगार अगार सुना है? क्या होता है बताओ, थोड़ा सा बताओ, फिर बता दूंगी। एग्जैक्टली ये होता है माइक्रोब्स। जब अपन
लेबोरेटरीज में, लैब में जो कुछ भी अपन को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हमें किसी भी बैक्टीरिया, वायरस को, माइक्रोब को हमें ग्रो करवाना होता है। हमने किसी भी लेबोरेटरीज में कुछ भी अगर अपन ने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो हमें चाहिए कि वो माइक्रोब ग्रो करे। वो ग्रो करेगा तभी दिखेगा, नेकेड आई से तभी दिखेगा वो माइक्रोस्कोप। तो उसको ग्रो कराने के लिए हम एगार एगार मीडियम यूज करते हैं। वो एगार एगार मीडियम जो होता है वो हर तरीके से माइक्रोब को वो सारे न्यूट्रिएंट्स देगा जो माइक्रोब को ग्रो करने के लिए चाहिए। फाइन, तो लिख लेना, ये जो एल्जिन है ये दिखाई देती हूं मैं। हाँ, अगार अगार टू ग्रो माइक्रोब्स इन लेबोरेटरीज। अगार अगार जो होता है वो माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए जरूरी होता है, लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। और ये अगार अगार किससे मिलता है, किससे प्रोड्यूस होता है ये अगार अगार? ये प्रोड्यूस होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अब देखो बच्चा ना, मैं सही बताऊं ना, मेडिकल में मैंने अभी तक बोर्ड पे जो 15 से 20 मिनट में पढ़ाया है ना, सच मानोगे आप, मेडिकल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, मैंने वो सब छाप दिए यहाँ पे। अब वो आप पे है कि आप कितना जल्दी याद करते हो उनको। मुझे भी पता है कि एकदम से याद नहीं होते हैं, मेरे को भी अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए, तब जाके मेरे मुंह पे है ये नाम। मैं मानती हूँ अभी आप 11th में आए हो, आपको नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ें आप 5-6 दिन में बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये नहीं है कि मुंह पे नाम आ जाएंगे, लेकिन ये है कि आप बता पाओगे कि हाँ ये फंजाई का नाम है, हाँ ये एल्गी का नाम है। इतना डिफ्रेंशिएट कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सा नाम एल्गी का है, कौन सा ब्रायोफाइटा का है, कौन सा फंजाई का है। फिर याद करना तो आगे की बात है, अभी तो 12th क्लास है, 12th के बाद अपन एग्जाम देंगे मेडिकल का। फाइन, चलो अब ये यहाँ तक मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने दिखा दिया। एक इम्पोर्टेंट है क्लोरेला। क्लोरेला एक तरह की एल्गी होती है, इसको भी यूज करते हैं स्पेस में, स्पेस ट्रेवलर। एक तो क्लोरेला करते हैं, दूसरी स्पाइरुलिना, ये वाली ना स्पाइरुलिना, पहले स्पाइरुलिना और क्लोरेला इन दोनों को भी स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं एज ए फूड कंटेंट। अब ये सब हमने पढ़ा एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्गी के विशेषताएं पढ़ी है हमने। अब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे एल्गी का। मैं चार्ट फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैडम को चार्ट फॉर्म में बताना और पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चार्ट में दिमाग में हमारे भी छप जाता है। हाँ, पहले कॉलम में नहीं था, फिर दूसरे में नहीं था, तीसरे में था, याद रहता है ना ऐसी चीज़ें, इसलिए मैं चार्ट फॉर्म में कराती हूँ। तो 3 जो फाइलम है, तीनों के नाम लिख लो पहले। क्लासिफिकेशन में 3 एल्गी को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली है फियोफाइसी, दूसरी है ज़ैंथोफाइसी और तीसरी है रोडोफाइसी। ये 3 है, फियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं पहले वो लिख लो। इसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी, इसको ब्राउन एल्गी और इसको रेड एल्गी। तीनों के नाम बोलो, ऊपर देख के तीनों के नाम बोलो, जोर से बोलो तीनों साथ में। फियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, रोडोफाइसी। बोलो, ज़ैंथोफाइसी एंड रोडोफाइसी।
फियोफाइसी ग्रीन एल्गी, ज़ेंथोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी आर से वर्ड है तो रोडो मतलब रेड, ठीक है। और पहली सबसे पहली पढ़ी वो ग्रीन थी, ऐसे ही याद करना है, साथ के साथ घर पे नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको, यही याद करना है, ठीक है। अब अपना आता है कि इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, पता है ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया है हमने, ये एल्गी को हम किसके आधार पे वर्गीकृत करते हैं, एल्गी को वर्गीकृत करने का आधार होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा क्लोरोफिल किसमें मिल रहा है, पिगमेंट, तभी तो ये अलग अलग कलर की हुई ना, एक तरह के वर्णक है जो इसमें मिल रहे हैं, जो इसके ग्रीन कलर के लिए उत्तरदायी है वो इसमें नहीं है, तभी तो ये ब्राउन है, और जो इसमें ब्राउन कलर के लिए उत्तरदायी है वो इसमें नहीं है, तभी तो रेड है। तो पहला आधार होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। दूसरा आधार होता है कि इनके अंदर जो स्टोरेज फूड है, मतलब ऑब्वियसली ये जिंदा है तो ये अपने अंदर एक फूड को भी स्टोर करके रखेंगी अपनी एनर्जी बनाने के लिए, तो वो स्टोरेज फूड किस फॉर्म में है, ये दो बहुत बेसिक कारण होते हैं जिस बेसिक पे अपन एल्गी को डिवाइड करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं। तो पहला आता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोफिल के टाइप में जो ग्रीन एल्गी में मिलता है वो मैं बता देती हूं आपको। क्लोरोफिल ए सब में मिलेगा, ठीक है, क्लोरोफिल ए सब में मिलने वाला है, तो लिख लो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ये तीनों में मिलेगा। क्लोरोफिल ए है जो तीनों में मिलता है, लेकिन अब याद रखना बी सी डी, ये याद करने की ट्रिक है। ए सब में मिलेगा, फिर बी सी डी। ग्रीन एल्गी के ग्रीन रहने का कारण क्या है, क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस। ब्राउन एल्गी के ब्राउन होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल सी की प्रेजेंस। क्योंकि ए तो सब में मिल रहा है तो सबका कलर अलग अलग है, इसका मतलब ए का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो बी है वो ग्रीन कलर दे रहा है, सी जो है वो ब्राउन कलर दे रहा है, डी जो है वो रेड कलर दे रहा है, ये डिफरेंस होता है तीनों में, ठीक है। अब दूसरा आता है कि पिगमेंट बता दिए मैंने आपको, क्लोरोफिल पिगमेंट। फिर आता है स्टोर्ड फूड, इसमें पिगमेंट भी लिख लेना साथ में। अब नया जो अपना आता है वो आता है स्टोर्ड फूड। स्टोर जो इसमें फूड जो स्टोर हुआ है वो किस फॉर्म में हो रहा है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो पहला जो है वो अपना मिलेगा स्टार्च के तौर पे, स्टार्च के तौर पे फूड स्टोर रहता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो मैनिटोल और लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। मैनिटोल, लेमिनेरिन और मैनिटोल, ये दो है जिसके फॉर्म में इसका खाना संग्रहित रहता है। और जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ऐसी कलर की एक ना एल्गी है, इसका ये नाम है, और इसमें जो इसमें जो पिगमेंट मिलता है वो होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ए और डी, और इसके अंदर जो खाना संग्रहित हो रहा है वो हो रहा है फ्लोरिडिन स्टार्च के तौर पे। तो आप बताओ कि उस एल्गी को हम कौन सी क्लास में रखें, तो होगा रोडोफाइसी। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना जरूरी है, क्योंकि देखो मेडिकल में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हमको तैयार रहना है कि कितना भी घुमा लो हमारे कंसेप्ट तैयार है, ठीक है। ये होता है फ्लोरिडिन स्टार्च का। अब जो नेक्स्ट जो इसका वो है क्राइटेरिया है वो है सेल वॉल। हाँ, अब लक्ष्य बताएगा कि मैंने सेल वॉल का बताया था कि सेल वॉल प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है,
सेलुलोज, एकदम सही बताया, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे एल्गी की भी सेलुलोज की बनी हुई होगी क्योंकि एल्गी भी प्लांट में आता है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे सेलुलोज। ठीक है, इसकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से। और जो ब्राउन एल्गी है इसकी सेलुलोज और एल्जिन, इन दोनों की बनी हुई होती है। अब एल्जिन क्या है मोनिका बताएगी? अभी एल्जिन पढ़ाया था मैंने खत्म करने से पहले, ये मिटाने से पहले मैंने एल्जिन पढ़ाया था। एल्जिन और केरागिन दो पढ़ाए थे मैंने, यहाँ पे पढ़ाया था इस तरफ। हाइड्रोकोलाइड्स है ना, बताया था ना मैंने, पानी को बांधे रखने की क्षमता है एल्जिन और केरागिन के अंदर। तो बस वही बता रही थी मैं कि सेलुलोज और एल्जिन इस दो फॉर्म में इसका सेल वॉल बनी हुई होती है। और इसकी जो सेलुलोज है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है इसकी सेल वॉल। फाइन। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो आता है अपना फ्लेजिला पे। फ्लेजिला बताया था मैंने, कशाभिका पक्षमाभिका, क्या बताऊं बेटा? हाँ, चलने के लिए, ठीक है। तो फ्लेजिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान देना कि किसमें किस तरह के सेलुलोज मिलते हैं। फ्लेजिला, पेक्टिन, इसमें मिलते हैं फ्लेजिला 2 से 8 और 2 से 8 मिलते हैं और इक्वल होते हैं साइज में, ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई छोटा। 2 से 8 होते हैं। और जो इसमें मिलते हैं उसमें सिर्फ 2 ही फ्लेजिला होते हैं, जिसको बाइफ्लेजिलेट भी बोलते हैं। 2 ही फ्लेजिला होते हैं और अनइक्वल होते हैं, मतलब असमान होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है। फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट रोडोफाइसी, उसमें क्या होता है, उसमें फ्लेजिला एब्सेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अपन को कोई एग्जांपल दे दे और बोल दे कि ना फ्लेजिला एब्सेंट है, या मतलब बोल दे नॉन मोटाइल है। एब्सेंट का मतलब नॉन मोटाइल, युवा चल नहीं पाया, तो इसका मतलब बात हो रही है रेड एल्गी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अपना, वो आता है हैबिटाट का। हैबिटाट मतलब आवास, कौन से आवास में रहते हैं। तो बस ये है कि पानी है, पानी कोई रहता है मरीन में, तो कोई रहता है फ्रेश में, कोई रहता है ब्रैकिश में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ये लिख लिया पूरा, मिटा दूं? ये मैंने बच्चा, ये तो लिखो अपना क्लोरोफाइसी और ये भी लिखो अपना फियोफाइसी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर है ना ज़ेंथोफाइसी दे ही नहीं रखा है। ये मैं मेरी बुक से पढ़ा रही थी आपको। वैसे एल्गी 4 क्लासिफिकेशन होता है। 4 क्लासिफिकेशन में एक होता है जिसको ज़ेंथोफाइसी बोलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके इसमें नहीं दे रखा है तो मत देखना। पहला है क्लोरो, CLORO, क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा है फियोफाइसी, PHEO। PHE, फियोफाइसी। ज़ेंथोफाइसी आपके दे ही नहीं रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़ेंथोफाइसी को याद करने की। अब याद रखना, क्लोरो मतलब ग्रीन, फियो मतलब ब्राउन एल्गी, रोडो मतलब रेड एल्गी, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स सारे सही लिखा है मैंने आपको, ठीक है। अब इसके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स याद कर लेते हैं क्लोरोफाइसी के। इनके क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है अपना वो है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, इन तीनों की ही स्ट्रक्चर दे रखी है मैंने, इसलिए तीनों का नाम दिया है, ठीक है। और कारा भी लिख लो साथ में, CHARA, कारा। अब जो फियोफाइसी है ना बच्चा, देखो फियोफाइसी की मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ थोड़ी सी। फियोफाइसी में ये होता है, ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है फियोफाइसी की। तो लग तो रहा है जैसे ये पत्ती है, ये तना है, यहाँ पे जड़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट
और इसको बोलते हैं स्टाइप, और इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये जो होल्ड फास्ट होता है ना, ये किसी सतह के चिपकने के लिए होता है। अब सतह क्या होगी, पानी के अंदर सतह क्या होती है, पानी के अंदर सतह होती है जो नीचे अंडरग्राउंड में मिलने वाले की पत्थर कंकड़ ये सब होते हैं, ये होते हैं पानी के अंदर। और बहुत सारे प्लांट भी होते हैं उनके ऊपर चिपकने के लिए, क्योंकि उनके पास जड़ नहीं है तो चिपकेगा, कहीं ना कहीं तो चिपकेगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो ये होता है ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर, जो चिपकता है वो होता है होल्ड फास्ट, और जो दिख रहा है तने जैसी संरचना ये है स्टाइप, और जो ऊपर है वो है फ्रॉन्ड साइज। ठीक है, अब ये होता है कि ब्राउन एल्गी के ब्राउन होने का कारण क्या होता है, वो होता है कारण एल्जीन। ये जो बताया ना मैंने एल्जीन, ब्राउन एल्गी के ब्राउन होने का कारण एल्जीन होता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल है वो एल्जीन की बनी हुई होती है। ठीक है, और सेल वॉल की वजह से ही किसी की सेल वॉल काली है तो काला दिखेगा, किसी की सेल वॉल भूरी है तो भूरा दिखेगा, तो एल्जीन की वजह से ये भूरा दिखता है। फाइन, अब इसके एग्जाम्पल है अपने एप्टोकार्पस और डिक्टियोटा। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ये जो एक्टोकार्पस होता है ना, ये सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी होता है, लार्जेस्ट लिख लेना, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। इसकी लंबाई भी दे रखी होगी, 100 या 200 मीटर की होती है, 100 मीटर की, 100 मीटर की है इसकी लंबाई। जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी के रेड होने का कारण होता है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। और ब्राउन एल्गी के ब्राउन होने का कारण होता है जो एल्जीन है वो स्त्रावित करता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। ये एक तरह की पिगमेंट है, वर्णक है फ्यूकोजेंथिन और फाइकोइरिथ्रिन। लेकिन क्लोरोफाइसी के मतलब ग्रीन होने का कारण कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एल्गीज जो होती है, काई जो होती है वो हरी होती है, हमें पता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन एल्गी के ब्राउन होने का कारण क्या होता है, पिगमेंट का नाम बताओ, वो है फ्यूकोजेंथिन। और रेड एल्गी के रेड होने का कारण होता है फाइकोइरिथ्रिन। अब रेड एल्गी के एग्जाम्पल है पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। अब बताओ इजी एनसीईआरटी में से पढ़ना होगा या फिर इजी ये टेबल में से पढ़ना होगा, बताओ। टेबल में से होगा ना, सारे कैरेक्टर्स एक साथ में दे दिए सब जगह, तो आप डिफरेंशिएट भी कर पाओगे कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है ना। मिटा दूं, ये अपनी एल्गी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एल्गी के बाद कौन सा पढ़ना है, क्रिप्टोगेमिया में हमने 3 क्लास को लिया था। पहला लिया था एल्गी, दूसरा कौन सा लिया था मोनिका, क्रिप्टोगेमी और फेनोरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी में हमने एल्गी के बाद कौन सा लिया था, ब्रायोफाइटा। तो लिख लो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये है कि अब तक अपन सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं, एल्गी तक हमने पानी की बात की। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा भी है, इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियन का मतलब समझते हो आप, बताओ बताओ बताओ। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन होता है, एम्फीबिया एक तरह का फाइलम होता है जिसमें हम मेंढक को रखते हैं। अब मेंढक आप बताओ, मेंढक पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, पानी के बिना भी तो रहता है मेंढक। लेकिन मेंढक को जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंडे रिलीज करता है पानी के अंदर, पता है
लार्वा रिलीज करता है, अंडे रिलीज करता है पानी के अंदर। इसलिए उस मेंढक का जो पूरा फाइलम है ना, मगरमच्छ हुआ, मेंढक हुआ, इन सबको एम्फीबिया फैमिली में रखा जाता है। एम्फी मतलब दोहरा नेचर, कि मैं पानी में भी रहूंगा, मैं बाहर भी रहूंगा। AMPHI, एम्फी का मतलब होता है दोहरा नेचर, ड्यूल नेचर। इसका मतलब पानी में भी रहना और थल पे भी रहना, जल थल दोनों पे रहना। तो ब्रायोफाइटा जो है इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। लिख लो क्यों। अब इसको इसलिए बोलते हैं कि ये पानी में भी रहते हैं, ये बाहर भी रहते हैं, लेकिन इनको भी पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। बिना पानी के ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मेल गेमिट फीमेल गेमिट तक पानी में तैरते हुए जाता है, क्योंकि वो अचल है। चल सकता तो वो खुद चला जाता, लेकिन वो अचल है, इसीलिए वो तैरते हुए जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। दूसरा आता है कि इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये भी थैलोइड होते हैं। इनका भी कोई जड़ तनापति नहीं होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर। तीसरा ये है कि इनमें रूट लाइक, शूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब पत्ती जैसी, जड़ जैसी और तने जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं होती है। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब तीसरा अपना पॉइंट आता है कि इनमें मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइटिक होती है। क्या आप मतलब समझते हो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में? युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद का मतलब समझते हो? युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, इनका मतलब गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब समझते हो? हमेशा याद रखना कि कोई भी रिप्रोडक्शन करने के लिए एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट की जरूरत होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक की जरूरत होती है। तो जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है, ये दोनों मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तब जाके वो युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। फाइन। तो आप अपने हिसाब से बताओ कि जाइगोट अगर 2n है, द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, 2n, जिसको 2n बोलते हैं, तो इन दोनों का क्या होना जरूरी है? n होना जरूरी है कि 2n होना जरूरी है? n होना जरूरी है। ठीक है। तो ये दोनों है क्या? ये गेमिट्स है। गेमिट्स तो यही है, युग्मक तो यही है, ये दोनों मिलके युग्मनज जाइगोट बनाएंगे। ठीक है। तो ये तो गेमिट्स ही हुए ना। तो इन जो गेमिट वाली फेज होती है, जो गेमिट वाली प्रस्तावना होती है, फेज होती है, उस फेज को बोला जाता है गेमिटोफाइटिक। तो गेमिटोफाइटिक n हुई कि 2n हुई? गेमिटोफाइटिक n हुई कि 2n हुई? n हुई। ये दोनों फ्यूज होके स्पोरोफाइट बनाएगी, मतलब युग्मनज बनाएगी, मतलब जाइगोट बनाएगी, तो ये 2n हो जाएगा। लेकिन गेमेटोफाइटिक स्टेज तो n हुई, हैप्लॉइड हुई, अगुणित हुई। आई बात समझ में? रघुवीर आई बात समझ में? नहीं आई? कोई भी रिप्रोडक्शन करने के लिए दो तरह के गेमिट चाहिए, एक मेल गेमिट चाहिए, एक फीमेल गेमिट चाहिए। ठीक है। एक मेल और फीमेल दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट हमेशा 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। तो 2n डिप्लॉइड बनाने के लिए ये दोनों का n होना या 2n होना, क्या होना जरूरी है? n होना जरूरी है। n मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब गेमिटोफाइट, क्योंकि ये गेमिट है, गेमिट से जुड़े हुए हैं, इसलिए गेमिटोफाइट स्टेज। गेमिटोफाइट को हिंदी में बोलते हैं युग्मकोद्भिद। तो मेरा बोलने का सेंस ये है कि ये जो ब्रायोफाइट होते हैं, इनकी जो मेन बॉडी होती है, ये हमेशा गेमिटोफाइटिक होती है, अगुणित होती है, हमेशा अगुणित होती है, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। इसलिए इनको बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी दैट इज गेमिटोफाइट, अगुणित है।
मैंने लिख दिया N। अब होता ये है कि ये गैमेटोफाइटिक है तो ऑब्वियसली दो तरह के गैमेट्स बनाएगी, एक मेल गैमेट बनाएगा ये प्लांट और एक फीमेल गैमेट बनाएगा। तो जो मेल गैमेट है मेल और फीमेल, जो मेल है इसको बोलते हैं एंथेरोजॉइड, हिंदी में बोलते हैं पूधानी, और जो फीमेल है मादा है उसको बोलते हैं स्त्रीधानी, मतलब आर्किगोनिया। आर्किगोनियम ये होता है, एक मेल गेमिट होता है, एक फीमेल गेमिट होता है। मेल गेमिट को ब्रायोफाइटा में एंथेरोजोइट्स बोलते हैं, फीमेल गेमिट को ब्रायोफाइटा में आर्किगोनियम बोलते हैं। ये अगुणित प्रकार के, ऑब्वियसली अगुणित है तो अगुणित मतलब हैप्लॉइड प्रकार के ही गेमिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसके जो गेमिट होंगे, इसके गेमिट जो होंगे वो भी एन होंगे, इसके गेमिट जो होंगे वो भी एन होंगे, दोनों क्रॉस करके 2n जायगोट बना लेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे 2n जायगोट जो है वो सिर्फ एक युग्मनज ही बनता है, ये बन जाएगा तो ये दूसरी जगह जाके अपने आप को स्टेब्लिश कर लेगा, दूसरी बॉडी बना लेगा। तो ये ब्रायोफाइटा जो है ये तो अगुणित का अगुणित ही रहा ना, इसके अंदर तो रही नहीं ना ये स्ट्रक्चर, ये तो पानी में निषेचन हुआ तो ये पानी से कहीं और बह के चला जाएगा, इसके पास थोड़ी टिकेगा। इसलिए इसको बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइटा की वो गैमेटोफाइटिक है। आई बात समझ में, आ गई अच्छे से समझ में। चलो अब अपने पर जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि ब्रायोफाइट का यूज क्या क्या है। मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि ब्रायोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे हैं, बताना जरा। यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेल्युलर। और जैकेटेड कि नॉन जैकेटेड? एग्जैक्टली। आगे समझ में, लिख लो इसको भी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये चीज होती है। अब आती है यूसेस क्या क्या है ब्रायोफाइटा के। ये जो जायगोट बना ना बेटा, ये होगा इसका स्पोरोफाइट। ये होगा इसका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब द्विगुणित संरचना, गैमेटोफाइट मतलब अगुणित संरचना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब मैं इसके यूजेस लिखा रही हूं आपको। यूजेस में सबसे पहला यूज ये है कि कोई भी चट्टान है, सालों से उसमें कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं लगे हुए हैं, कोई चट्टान है काली है, एकदम बेयर है, ठीक है, उसमें शुरुआती दौर में कौन से प्लांट्स हैं जो उसके अंदर अनुक्रमण स्टार्ट करेंगे, वो होते हैं ब्रायोफाइटा। लाइकेन पढ़ाया था मैंने आपको, लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन, रुको रघुवीर, लाइकेन क्या होता है? लक्ष्य, लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जो लाइकेन होते हैं वो एक तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं? जो काली चट्टान है उसको तोड़ने का काम करता है वो केमिकल, ठीक है। वो केमिकल तोड़ेगा तो सबसे पहले जिस तरह के प्लांट उसमें उगना शुरू करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वो टूटते ही वहां पे जाके गेहूं के बाजरे के खेत लग गए, ऐसे नहीं होता। सालों लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं किसी एक स्पीशीज को वहाँ खड़ा करने के लिए, क्योंकि वहाँ किसी तरह का पानी नहीं है, वहाँ किसी तरह का वातावरण नहीं है, वहाँ किसी की तरह का न्यूट्रिएंट नहीं है। ये तीनों ही चाहिए प्लांट को तो ग्रो करने के लिए। तो जो बेयर रॉक है उस रॉक पे किसी भी तरह का प्लांटेशन शुरुआत करने के लिए जो प्लांट सबसे पहले वहाँ पे आते हैं प्लांटेशन शुरुआत करने के लिए, वो ब्रायोफाइटा होते हैं। तो लिख लो सक्सेशन। सक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमण। सक्सेशन बिगिंस
begins with lichen and bryophyte. सक्सेशन का मतलब होता है किसी उजड़ी हुई चट्टान पे फिर से प्लांट का लगना। इस क्रम को बोलते हैं अनुक्रमण। ठीक है, ये क्रम होता है जिसको बोलते हैं अनुक्रमण। और ये शुरुआत जो होती है ये होती है लाइकेन और ब्रायोफाइटा से। लाइकेन केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, उस केमिकल प्रोड्यूस से चट्टानें कटने लगेगी। कटने के बाद वहाँ पे जो सबसे पहले वनस्पति लगेगी वो ब्रायोफाइटा होगी। ठीक है, अब फिर दूसरा आता है स्फेग्नम। वैसे ब्रायोफाइटा के बहुत कम यूज़ है, लेकिन जो यूज़ है वो बहुत अच्छे अच्छे यूज़ है। जितने यूज़ अपन ने उसके एल्गी के पढ़े ना उतने नहीं है इसके। स्फेग्नम को अपन एक दूसरा नाम देते हैं पीट मॉस। स्फेग्नम यूज आता है जैसे अपन कोचिंग में खाना लेके आते हैं तो अपन एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट के लाते हैं रोटियों को। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो पानी जैसी नहीं हो जाए, लसलसी सी नहीं हो जाए, और वो जैसी कि है वैसी की वैसी रहे, इसलिए लपेट के लाते हैं अपन कि हम अगर 10 घंटे भी नहीं खाएं तो रोटी ठीक रहे, बास नहीं मारे। तो कोई भी खाने का मटेरियल, किसी भी फूड को अगर एक जगह से दूसरी जगह पैक करके लेके जाना है तो ज़रूरी थोड़ी है एल्यूमिनियम इतनी बड़ी बड़ी लगाएं। तो उस खाने को अगर अपन स्फेग्नम में लपेट देंगे ना, एज ए एल्यूमिनियम फॉइल की तरह स्फेग्नम को यूज़ कर लेंगे ना, तो वो खाना भी संरक्षित रहेगा, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी जीवित अवस्था में करना है, तो उसको स्फेग्नम से लपेट के जहाज में या बस में या फिर जहाँ पे भी रखना है रख दो, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो भी जीवित अवस्था में। इसलिए लिखते हैं इसको पैकिंग मटेरियल for transshipment of living organism या फिर लिविंग मटेरियल, ये होता है। और क्या करता है? और जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। मृदा अपरदन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल एरोजन, इसको भी रोकते हैं। तीसरा यहां लिख रही हूं, प्रिवेंट सॉइल एरोजन, मतलब मृदा को, मिट्टी को कटने से रोकते हैं ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि ये बांध के रखते हैं मिट्टी को। ठीक है, अब ये जो सक्सेशन बिगिन विद लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा लिखा है ना आपने, तो ब्रायोफाइटा के साइड में लिख देना, इसको पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं। मतलब पायोनियर मतलब सबसे पहले प्रेजेंट, सबसे पहले आने वाली स्पीशीज, पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, अब कब होगा? नेक्स्ट मंडे को होगा। मेरे 3 दिन हो गए हैं। नेक्स्ट मंडे को जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा उसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा। मतलब ब्रायोफाइटा को 2 टाइप में विभाजित किया गया है। पहला है लिवरवर्ट, दूसरा है मॉस। ठीक है, मॉस और लिवरवर्ट 2 तरह के टाइप होते हैं जिनमें इसको क्लासिफाई किया है। फिर अपन लिवरवर्ट और मॉस दोनों पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म। फिर अपना पूरा चैप्टर खत्म। फाइन, साथ के साथ याद करके जाना, क्योंकि चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको पेपर दे दूंगी हाथ में। और उससे पहले मैं तो देख ही लूंगी ना तुम लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। पिछली बार से तुम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा है, तीनों पढ़ के आए हो। मोनिका तो पढ़ती है लेकिन दोनों लड़के भी पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट वाली क्लासेस में मुझे यही चाहिए। नेक्स्ट जो मंडे की क्लास लूंगी उसमें आज तीसरी क्लास ना, इन तीनों क्लास का सार पूछूंगी पूरा।
तीनों क्लास का, और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस देखना, नहीं समझ में आएंगे तो मैं जाते वक्त 10 मिनट में आपको अलग से पढ़ा दूंगी, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि आप एकदम डल बच्चे नहीं हो कि मुझे समझाना पड़े, क्योंकि मेरे को इतना विश्वास है कि आपको वीडियोस देख के समझ में आ जाएगा। फाइन, चलो, हैव ए ग्रेट डे, पढ़ते रहो, खुश रहो और कोरोना में स्वस्थ रहो। बाय बाय।